Hello dear students, this is Swati Singh. Welcome back to YouTube class. I hope you all are doing great. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. पार्ट 1 में अपलोड कर दिया था मैंने. पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम स्टडी करेंगे लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म. राइट. तो लास्ट हमने नेपोलियन कोड को मैंने डिटेल में नहीं दिया था. मैंने उस टॉपिक को स्किप किया था ताकि आप वहां से कनेक्ट करके इस चैप्टर को अच्छे से कनेक्ट कर लो. ठीक है. तो 1799 में हमने देखा था नेपोलियन का जो रूल था वो स्टैब्लिश हो गया था फ्रांस में. ठीक है. तो उसके बाद फ्रांस में नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया था. तो उन्हीं सारे चेंजेस का जो एक कोड था उसको बोला गया सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड 1804. The Napoleonic Code, also called the Civil Code of 1804, was introduced by Napoleon Bonaparte in 1804. It became one of the most important legal reforms in modern history. क्या है नेपोलियनिक कोड? द नेपोलियनिक कोड वॉज द यूनिफॉर्म सेट ऑफ सिविल लॉज. ठीक है. जो सिविल लॉज होते हैं उनका एक यूनिफॉर्म सेट है नेपोलियनिक कोड दैट अबॉलिश्ड फ्यूडल प्रिविलेजेस, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोटेक्टेड द राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स थे एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम इन फ्रांस. सेकंड, एंड द फ्यूडल सिस्टम एंड अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम इन फ्रांस. एंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ फॉर एवरीवन. Protect private property and promote merit instead of birth-based privilege. birth-based जो privileges थे क्लर्जी और नोबिलिटी के पास उनको abolish किया, restrict किया. ठीक है. और promote किया merit-based privileges को. ठीक है. And after 1804 में, ठीक है, इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे नेगेटिव इसके कुछ पॉइंट्स भी थे जहां इन्होंने सेंसरशिप इम्पोज की थी. ठीक है. जिसके कारण यहाँ आप देख सकते हो कुछ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था नेपोलियन का. ठीक है. जैसे सेंसरशिप हो गया. राइट. तो इससे कुछ लोग बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट भी थे. तो यूरोप आफ्टर 1815 में यूरोप में क्या हुआ? तो नेपोलियन आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन में 1815 वाटरलू का वॉर हुआ था 1815 में. और 1815 में नेपोलियन हार गया था. यूरोपियन रूलर्स वांटेड टू रिस्टोर द ओल्ड सिस्टम ऑफ मोनार्की. और यूरोप के जो रूलर्स थे वो चाहते थे कि हमारे यूरोप में वापस से वही ओल्ड सिस्टम आ जाए, मोनार्की आ जाए. पहले मोनार्की थी, देन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई. डिक्टेटरशिप, नेपोलियन वाला जो रूल था, ठीक है, वो सारा डिक्टेटरशिप का था. देन फिर यहाँ पर स्टेब्लिश हो गई ओल्ड सिस्टम ऑफ मोनार्की. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या थे? रिस्टोर्स मोनार्कीज, रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मेंटेन पीस इन यूरोप, प्रिवेंट रेवोल्यूशन. Congress of Vienna 1815. The Congress of Vienna was an international meeting of European powers. ठीक है. इंटरनेशनल मीटिंग थी यूरोपियन पावर्स की, held in 1815 after the defeat of Napoleon Bonaparte. नेपोलियन बोनापार्ट के डिफीट होने के बाद इसको हेल्प किया गया था. इट्स मेन एम वाज टू रिस्टोर पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप. मेन उद्देश्य क्या था? यूरोप में वापस से स्टेबिलिटी और पीस को रिस्टोर करना. कांग्रेस ऑफ वियना वाज अ conference of major European power held in Vienna, Austria, to redraw the political map of Europe after the Napoleonic War. नेपोलियनिक वॉर के बाद जो यूरोप का पॉलिटिकल मैप था उसको रीड्रॉ करना. ठीक है. दोबारा से जो कुछ ऐसे नेपोलियन के पास जो कुछ ऐसे प्लेस थे, ऐसे एरियाज थे, उनको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करना अमंग यूरोपियन कंट्री. ठीक है. कांग्रेस ऑफ वियना हेल्ड इन 1815. प्लेस क्या था? वियना. ठीक है. वियना ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल थी वियना, वहां पर इसको बुलाया गया था कॉन्फ्रेंस को. चेयरमैन थे क्लीमेंस वॉन मेटरनिक. ठीक है. मैन एंड क्या था? रिस्टोर मोनार्की एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर. मोनार्की को रिस्टोर करना, मेंटेन करना बैलेंस ऑफ पावर. रिजल्ट क्या था? ओल्ड डायनेस्टीज रिस्टोर. ठीक है. क्या चाहते थे वो? कि जो मोनार्की का सिस्टम है, पुराना जो राजतंत्र है, वही वापस यूरोप में आ जाना चाहिए. फ्रांस सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्गर स्टेट्स. और फ्रांस को सराउंड किया गया बाय स्ट्रॉन्गर स्टेट्स. मेजर डिसीजन लिए गए जैसे बोर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड इन फ्रांस. अगेन दोबारा से यहाँ पर बोर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया, मोनार्की को रिस्टोर किया फ्रांस में. किंगडम ऑफ नीदरलैंड क्रिएटेड. नीदरलैंड का एक नया किंगडम क्रिएट किया गया. प्रशिया रिसीव न्यू टेरिटरीज. प्रशिया को न्यू टेरिटरीज दी गई. ऑस्ट्रिया गेन कंट्रोल ओवर नदर्न इटली. नदर्न इटली पर ऑस्ट्रिया का पावर हो गया, ऑस्ट्रिया का कंट्रोल हो गया. जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ
39 स्टेट एस्टैब्लिश, ठीक है, जर्मन ने भी 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन महासंघ एस्टैब्लिश किया, राइट। देन कंजर्वेटिव रिजाइन्स, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी, क्या थे रूढ़िवादी, कौन थे रूढ़िवादी, उनकी क्या थिंकिंग थी, वो क्या एस्टैब्लिश करना चाहते थे, किस रूल को चाहते थे। तो मीनिंग कंजर्वेटिव लिव इन प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, चर्च, एरिस्टोक्रेसी। वो बिलीव करते थे, मतलब कंजर्वेटिव मतलब ओल्ड स्कूल, ठीक है, जो पुराने रूल्स थे, मोनार्की थी, चर्च का रूल था, ठीक है, चर्च के पास मीन्स क्लर्जी के पास जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, वो वापस वही चाहते थे, वही सारे ट्रेडिशन, वही सारे रूल्स को स्टैब्लिश करना चाहते थे यूरोप में। कंजर्वेटिव आइडियाज जैसे मोनार्की, मोनार्की मतलब किंग शुड रूल, राजा को रूल करना चाहिए। एरिस्टोक्रेसी, नोबल शुड रिटेन प्रिविलेजेस, चर्च स्ट्रॉन्ग रोल इन पॉलिटिक्स, चर्च का पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग रोल होना चाहिए, और जो नोबल्स हैं उन्हीं को वापस से प्रिविलेजेस दिए जाने चाहिए, ठीक है। ट्रेडिशन प्रिजर्व ओल्ड कस्टम, ट्रेडिशन का मतलब जो ओल्ड कस्टम है, ठीक है, ओल्ड रिचुअल्स है, उनको प्रिजर्व करना, उनको कंजर्व करना। अपोज रेवोल्यूशन, प्रिवेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, डेमोक्रेटिक मूवमेंट को प्रिवेंट करना, ठीक है। तो कंजर्वेटिव मतलब ओल्ड स्कूल आप याद रखना, क्योंकि कंजर्वेटिव वापस से वही चाहते थे, यहाँ पर डिक्टेटरशिप, नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश किया था, राइट। उसके बाद वापस से यहाँ मोनार्की आ गई। अब कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि नहीं, हमें डेमोक्रेटिक रूल्स चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज चाहिए फ्रांस में, हमें कंजर्वेटिज्म नहीं चाहिए, ठीक है, मोनार्की नहीं चाहिए। तो वो लोग कौन थे, लिबरल, लिबरलिज्म, ठीक है, जो लिबरलिज्म को फॉलो करते थे, जो लिबरल सिटीजन्स थे, लिबरल पीपल्स थे, ठीक है। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या था, मीनिंग लिबरलिज्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लाइवर, मीनिंग टू फ्री, लाइवर का मतलब होता है टू फ्री, ठीक है। लिबरल्स वांटेड फ्रीडम एंड इक्वालिटी, लिबरल्स यहाँ पर क्या चाहते थे, फ्रीडम एंड इक्वालिटी चाहते थे, ठीक है। लिबरल्स की कुछ डिमांड्स भी थी, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको इक्वालिटी होनी चाहिए कानून के समान। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए सबके पास। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए, मीडिया की फ्रीडम होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में पावर ऑफ द पावर ऑफ द पीपल या रूल ऑफ द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल्स राइट्स, इंडिविजुअल्स राइट्स होने चाहिए, ना कि सिर्फ क्लर्जी और नोबिलिटी के पास होने चाहिए। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस थे उनको एंड करना चाहते थे, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या था और इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या था। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब था कि वो मोनार्की को अपोज करके कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहते थे, ठीक है, सबके लिए इक्वालिटी चाहते थे, वोटिंग राइट्स होने चाहिए लिमिटेड, क्योंकि ओनली सिर्फ मेंस को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, वुमेन्स को नहीं। रूल ऑफ लॉ, राइट। इकोनॉमी में क्या चाहते थे, फ्री ट्रेड, कस्टम ड्यूटीज इम्पोज की जा रही थी, टैरिफ लगाया जा रहा था, तो यहाँ पर ही चाहते थे कि बिल्कुल फ्री ट्रेड होना चाहिए, इंटरनल इंटरनल जो ट्रेड है वो फ्री होना चाहिए। नो ट्रेड बैरियर्स, कोई भी कस्टम ड्यूटी इम्पोज नहीं होनी चाहिए, कॉमन मार्केट होनी चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए सबके पास अपना बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, राइट। देन इकोनॉमिक नेशनलिज्म एम टू यूनाइट मार्केट्स एंड रिमूव ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना, मार्केट को यूनाइट करना इनका उद्देश्य था। डिफरेंट करेंसीज, ठीक है, जो डिफरेंट करेंसीज थी उनको यहाँ पर उन्होंने हटा दिया, ठीक है, डिफरेंट करेंसीज को रिमूव कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को रिमूव किया गया, डिफरेंट वेट एंड मेजर्स को भी यहाँ पर रिमूव किया गया, ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। देन फिर आप देखोगे 1834 में जोलेवरीन, 1834 में जेलेवलिन क्या था, एक इकोनॉमिक, एक तरह से जर्मन कस्टम था, जर्मन कस्टम यूनियन थी, ठीक है। तो 1834 में जो लिबरल्स थे उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया, स्टार्ट किया 1834 में, प्रशिया में स्टार्ट हुआ था, प्रशिया में इसको स्टैब्लिश किया। मीनिंग क्या था इसका, जर्मन कस्टम यूनियन, जोलेवलिन मतलब जर्मन कस्टम यूनियन, ठीक है। पर्पस क्या था, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना, जोलेवलिन ट्रेड बैरियर्स मतलब ट्रेड से रिलेटेड था, बिजनेस से रिलेटेड था, इकोनॉमी से रिलेटेड था, ठीक है। रिजल्ट था इकोनॉमिक यूनिटी अमंग जर्मन स्टेट्स में इकोनॉमिक यूनिटी को स्प्रेड करना, ठीक है। इंपॉर्टेंस भी था, इंक्रीज ट्रेड, ट्रेड को बढ़ाया गया, ट्रेड को बढ़ावा दिया गया। इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन हुआ, आर्थिक आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से यहाँ पर सहयोग दिया जा रहा था। स्ट्रेंथ इन जर्मनी यूनिटी, जर्मन यूनिटी को स्ट्रेंथ किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, ठीक है।
जब आप ट्रेड को इंक्रीज करोगे, एक यूनिटी के रूप में वर्क करोगे, यूनाइट होके वर्क करोगे, प्रिपेयर द वे फॉर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, ठीक है। और यहीं से एक रास्ता तैयार होता है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का जन्म, ठीक है, जो आप नेक्स्ट में पढ़ोगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। रेवोल्यूशनरीज कौन थे? राइट, कुछ यहाँ पर रेवोल्यूशनरीज भी थे, हमने 3 पढ़े, लिबरलिज्म, ठीक है, एंड देन अब पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म पढ़ा था हमने, अब पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी। बिलीव दैट फ्रीडम कुड ओनली बी अचीव बाय ओवरथ्रोइंग कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके ही हमारे पास फ्रीडम आ सकती है, हम फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, ऐसा रेवोल्यूशनरीज का मानना था। रेवोल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी, ठीक है। तो फेमस रेवोल्यूशनरी कौन थे? फर्स्ट थे जेस्पी मैजिनी, ठीक है। जेस्पी मैजिनी was born was born in Italy in 1807, ठीक है, and his main occupation was revolutionary, मतलब क्रांतिकारी थे ये, ठीक है। एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन व यंग इटली, यंग यूरोप, ठीक है, ये इन्होंने स्टैब्लिश किया था। एंड हिज एम वाज यूनाइटेड डेमोक्रेटिक इटली, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यू को स्प्रेड करना चाहते थे, इसलिए लोग इनसे डरते भी थे। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? इंस्पायर्ड यूथ, राइट, and he spread nationalism, he opposed monarchy, he encouraged democratic republics and democratic values, right? Why conservative feared मैजिनी? क्यों डरते थे कंजर्वेटिव मैजिनी? क्योंकि देखो कंजर्वेटिव चाहते थे कि ओल्ड स्कूल स्टैब्लिश हो जाए, राइट, बट जो मैजिनी था, ठीक है, वो एक रेवोल्यूशनरी थे, मतलब लिबरल्स नहीं थे बट रेवोल्यूशनरी थे, वो चाहते थे कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक वैल्यू स्टैब्लिश होनी चाहिए, ठीक है, हमारी कंट्री में। तो रीजन क्या था? डेमोक्रेटिक आइडियाज। Mazzini wanted to spread democratic ideas and wanted to establish democratic ideas, ठीक है। That's why other groups were threatened monarchies, ठीक है, जो monarchies थी, जो other groups थे, वो threatened होने लगे, डरने लगे। And he was established secret societies, ठीक है, in Italy for spreading revolutionary ideas, ठीक है। थर्ड, यूथ मोबिलाइजेशन, यूथ को इन्होंने मोबिलाइज किया, यूनाइट किया फॉर इंस्पायरिंग पीपल, ठीक है, एंड टू इंस्पायर पीपल। नेशनल यूनिटी चैलेंज ओल्ड रूल्स, तो इसीलिए लोग इनसे डरते भी थे। अब हम बात करते हैं पार्ट थर्ड, रेवोल्यूशंस ऑफ 1830 एंड 1848, रोमांटिसिज्म, ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ 1830। The revolution of 1830 was one of the first major nationalist uprising in Europe. It inspired people in many countries to fight against absolute monarchy and foreign rule, ठीक है। इनके अगेंस्ट, मोनार्की के अगेंस्ट और फॉरेन रूल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया? यहाँ पर आप देखोगे रेवोल्यूशन हुआ था 1830 में, लोग इंस्पायर थे। द जुलाई रेवोल्यूशन इन 1848, 1848 में फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन, ठीक है, क्या था जुलाई रेवोल्यूशन? बैकग्राउंड था आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815, द बोर्बन मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, ठीक है, हमने पहले देखा था अभी कि वापस से यहाँ पर मोनार्की को स्टैब्लिश कर दिया था कंजर्वेटिज्म ने। किंग चार्ल्स 10th फॉलोड कंजर्वेटिव पॉलिसीज एंड ट्राई टू रिस्टोर एब्सोल्यूट मोनार्की। जो किंग चार्ल्स थे, ठीक है, वो वापस से यहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की को स्टैब्लिश करना चाहते थे, रिस्टोर करना चाहते थे। दैट there were many causes. First, absolute rule, ठीक है, means King Charles X ignored democratic rights. Press censorship means freedom of the press was restricted, ठीक है। जैसे लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज चाहते थे कि उनके पास राइट टू प्रेस होना चाहिए, बट यहाँ पर प्रेस पर सेंसरशिप इम्पोज कर दी, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, द इलेक्टेड चैम्बर वाज डिसॉल्व, ठीक है, मतलब जो लोग, ठीक है, लोगों ने अपने लीडर्स को चूज करके जिस पार्लियामेंट में बैठाया तो उसको डिसॉल्व कर दिया, उसको भंग कर दिया गया, ठीक है। वोटिंग रेस्ट्रिक्शंस थे यहाँ पर, ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी पीपल कुड वोट। अगेन वही चीज जो हमने फ्रांस में देखा था, एक स्मॉल ग्रुप के पास राइट टू वोट था, ठीक है, और जिसके पास राइट टू वोट नहीं था वही सारे टैक्सेस पे कर रहा है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम क्या है गवर्नमेंट का? टैक्स, राइट। तो रिजल्ट यहाँ पर क्या निकला? चार्ल्स टेंथ वाज ओवरथ्रोन, उनको ओवरथ्रोन किया गया। लुइस फिलिप बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल किंग नॉन एज द सिटीजन किंग, ठीक है। तो लुइस फिलिप को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल किंग बनाया गया। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अगेन यहाँ पर फ्रांस फिर से क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, ठीक है। अब आप देखोगे कि पूरे यूरोप में फ्रांस से क्या हो रहा है? नेशनलिज्म का जो एक तरह से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, नेशनलिज्म था, वो स्प्रेड हो रहा है पूरे फ्रांस में, ठीक है।
बेल्जियम बिकम्स इंडिपेंडेंट 1830। अब धीरे धीरे जो कंट्री है वो क्या हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट होने लग रहा है। फ्रांस के जो, सॉरी, यूरोप के जो अदर कंट्रीज है वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, राइट। मतलब मोनार्की को अपोज कर रहे हैं अपने अपने एरिया में, अपने अपने कंट्री में। तो फर्स्ट हम देखेंगे बेल्जियम। बेल्जियम ने कैसे खुद को इंडिपेंडेंट किया, कैसे खुद को फ्री किया। बेल्जियम वॉज यूनाइटेड विद द नीदरलैंड आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है। कांग्रेस ऑफ वियना के बाद आपने देखा था कि दोबारा से जो नेपोलियन के पास जो एरियाज थे उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है। तो बेल्जियम वॉज यूनाइटेड विद द नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड के साथ बेल्जियम को यूनाइट किया गया था आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में। डिफरेंसेस इन रिलीजन, लैंग्वेज, इकोनॉमी क्रिएटेड टेंशन, ठीक है। बेल्जियम में बहुत रिलीजन थे, लैंग्वेजेस थी, इकोनॉमी थे, तो इन्होंने यहाँ पर क्या क्रिएट किया, टेंशन क्रिएट किया, ठीक है। इन 1830 द बेल्जियन पीपल रिवॉल्टेड, और 1830 में जो बेल्जियम थे, जो बेल्जियम के लोग थे, उन्होंने यहाँ पर रिवॉल्ट करना शुरू किया। एंड रिजल्ट वाज बेल्जियम बिकेम एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 1831। 1831 में बेल्जियम यहाँ पर क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। पहले फ्रांस बना, देन फिर यहाँ पर कौन बन रहा है, यहाँ पर बेल्जियम ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। नाउ वी टॉक अबाउट द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर ग्रीस भी अपनी ग्रीस के जो लोग हैं, ग्रीक के जो लोग हैं, वो खुद को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर 1830 ग्रीस स्टार्टेड अ मेजर नेशनलिस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। यहाँ पर किसका रूल था, ऑटोमन एम्पायर का, ठीक है। तो उसको अपोज करके यहाँ पर जो ग्रीक है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टैब्लिश करेंगे। कॉजेस क्या था रिवॉल्ट का, वॉर का। ऑटोमन रूल फॉर सेंचुरीज, कई सेंचुरी से ऑटोमन का रूल चलता आ रहा था। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ग्रीक नेशनलिज्म, ठीक है। ग्रीक नेशनलिज्म की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्योंकि फ्रांस से नेशनलिज्म की फीलिंग तो स्प्रेड होने लगी थी पूरे यूरोप में। डिजायर टू रिवाइव ग्रीक कल्चर, जो हमारा ग्रीक, जो इनका ग्रीक कल्चर था उसको रिवाइव करना चाहते थे, पुनर्जीवित करना चाहते थे। एंड सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स, और इनको सपोर्ट थी यूरोप के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी। रोल ऑफ फिलिप रोल ऑफ फी हेलेंस, ठीक है। फी हेलेंस का क्या रोल था, फी हेलेंस व यूरोपियंस हु सपोर्टेड ग्रीक इंडिपेंडेंस। फी हेलेंस यूरोपियंस थे जो ग्रीक इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते थे। वन फेमस सपोर्टर वाज लॉर्ड बेरर, एन इंग्लिश पोएट हु डाइड व्हाइल हेल्पिंग द ग्रीक कॉज। रिजल्ट, लॉर्ड बेरन कौन थे, एक इंग्लिश पोइट थे, ठीक है, जिन्होंने सपोर्ट किया था ग्रीक इंडिपेंडेंस को। रिजल्ट, ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832। बेल्जियम 1831 में इंडिपेंडेंट हो गया, 1832 में यहाँ पे ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया। द स्ट्रगल इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट अक्रॉस यूरोप। रोमांटिसिज्म, romanticism means romanticism was a cultural movement that emphasized emotion, imagination, folk traditions, nature and national identity, ठीक है। जैसे इंडिया में जब नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था तो भारत माता, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ठीक है, ये सारी चीजें, नेशनल फोक्स, ठीक है, जो रीजनल फोक्स होते हैं, रीजनल लाइन्स होती है, पोइम्स होती है, उसको स्प्रेड किया जा रहा था, क्योंकि ये जो फीलिंग होती है कहीं ना कहीं एज अ नेशन लोगों को यूनाइट करती है, ठीक है। पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग होती है। तो यहाँ पर जो रोमांटिसिज्म था वो एक कल्चरल मूवमेंट था जो एम्फेसाइज कर रहा था इमोशंस को, इमेजिनेशंस को, फोक ट्रेडिशंस को, नेचर को एंड नेशनल आइडेंटिटी को, ठीक है। इट हेल्प स्ट्रेंथन नेशनलिज्म बाय एनकरेजिंग पीपल टू वैल्यू देयर ओन लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री। फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, इमोशन, फीलिंग ओवर लॉजिक, लॉजिक के ऊपर, ठीक है, फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। एंड फोक कल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो जो ओल्ड कस्टम थे, रिचुअल्स थे, ट्रेडिशन थे, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस थी, फोक कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था। नेशनल आइडेंटिटी, प्राइड इन वन नेशन, ठीक है। तो मतलब नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट किया जा रहा है। नेचर, इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, ठीक है, नेचर से इंस्पिरेशन ली जा रही है। हिस्ट्री, रेस्पेक्ट फॉर द पास्ट, और हिस्ट्री पास्ट का क्या कर रही है, रेस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म ने यहाँ पर जो एक तरह से नेशनलिज्म की जो वैल्यू थी उसको यूनाइट किया, नेशनलिज्म की फीलिंग को यूनाइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रोल ऑफ लैंग्वेज इन नेशनलिज्म, लैंग्वेज बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। जैसे इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है बट ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। तो जो लैंग्वेज है वो भी लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, एक दूसरे के साथ यूनाइट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोलैंड, रशियन रूलर्स ट्राई टू सप्रेस द पोलिश लैंग्वेज, ठीक है। जो रशियन रूलर्स थे उन्होंने ट्राई किया कि यहाँ पर पोलिश लैंग्वेज को सप्रेस किया जाए। मतलब पोलैंड पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज बोली जाती है, लोग ज्यादातर पोलिश बोलते थे, बट रशिया रूलर्स ने उसको सप्रेस कर दिया। एंड पोलिश वाज रिमूव्ड फ्रॉम स्कूल्स,
जो बच्चे स्कूल्स में पॉलिश लैंग्वेज में पढ़ते थे क्योंकि उनको पॉलिश आती थी, चाइल्डहुड से उन्होंने पॉलिश पढ़ी थी, उनके पेरेंट्स पॉलिश जानते थे, तो अब यहाँ पर पॉलिश को रिमूव कर दिया एंड यहाँ पर क्या लिया है, रशियन लैंग्वेज। ठीक है, पॉलिश पीपल कंटिन्यू टू यूज देयर लैंग्वेज इन चर्चेज एंड लिटरेचर। फिर भी जो पॉलिश लोग थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज का यूज करना कंटिन्यू रखा, चर्च में, लिटरेचर में, साहित्य में, ठीक है, राइटिंग करने में, बोलने में। दिस बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। जैसे कंट्री पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज नेशनल सिंबल था, जर्मनी में फोक ट्रेडिशन और इटली में कॉमन कल्चर। ठीक है, ये एक नेशनल सिंबल बन गए थे, नेशनलिस्ट सिंबल बन चुके थे इन दीज कंट्रीज। ओके, द रेवोल्यूशन ऑफ 1848। रेवोल्यूशन ऑफ 1848 आर ऑफन कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ठीक है, अब उदारवादियों ने क्या, कौन सा रेवोल्यूशन किया, तो 1848 में यहाँ पर रेवोल्यूशन आता है उदारवादियों का। ठीक है, तो they took place across France, Germany, Italy, Austria and other European countries. Causes, political causes क्या थे? They demanded for constitutional government, means liberal। ठीक है, यहाँ पर जो liberal citizens थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें constitutional government चाहिए, हमें constitutional monarchy नहीं चाहिए। ठीक है, also they demanded for democracy and they wanted to oppose to absolute monarchy। absolute monarchy को अपोज करना चाहते थे। इकोनॉमिक कॉजेज, क्रॉप फेलियर। ठीक है, फरमाइन पड़ चुका था, क्रॉप फेल हो चुकी थी, फूड की शॉर्टेज थी। जब फूड की शॉर्टेज होती है तो राइस बढ़ जाते हैं, राइस की प्राइस, सॉरी, फूड के जो प्राइस थे वो राइज हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, तो इससे सोशल कॉज भी क्रिएट हुआ। द ग्रोइंग मिडिल क्लास वांटेड पॉलिटिकल राइट्स। जो मिडिल क्लास थे वो यहाँ पर चाहते थे पॉलिटिकल राइट्स। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो मिडिल क्लास, एक नया जो क्लास है यहाँ पर वो एमर्ज हो रहा है। नया क्लास मतलब जो ऐसे लोग थे जो बिजनेस करते थे। ठीक है, जो मिडिल क्लास के रिच पर्सन थे, एजुकेटेड पर्सन थे। ठीक है, एंड वर्कर्स डिमांडेड बेटर लिविंग कंडीशंस, और जो वर्कर्स थे वो भी डिमांड कर रहे थे कि हमें बेटर लिविंग कंडीशंस मिलनी चाहिए। ठीक है, फैक्ट्रीज में। नाउ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848। Frankfurt Parliament was the first step to unite Germany under one constitution. Frankfurt Parliament was established in 1848 in Frankfurt. Frankfurt एक प्लेस का नाम है। Delegates around 831 elected representatives थे। एम क्या था? यूनाइट जर्मनी, जर्मनी को यूनाइट करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड फॉर यूनाइटेड जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना फॉर यूनाइटेड जर्मनी। ठीक है, व्हाई इट फेल, ये फेल क्यों हो गए? किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ऑफ प्रशिया रिफ्यूज द क्राउन ओवर ऑफर्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा जो इनको क्राउन ऑफर किया गया था, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल किंग नहीं बनेंगे। मोनार्क्स अपोज लिबरल रिफॉर्म्स, मोनार्क्स ने लिबरल रिफॉर्म्स को अपोज कर दिया था। द आर्मी सुप्रेस द मूवमेंट, आर्मी ने इस मूवमेंट को सुप्रेस किया। ठीक है, देन वुमेन इन द 1848 रेवोल्यूशन। Women actively participated by attending political meetings, forming political associations, supporting revolutionary movements। ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन्होंने सपोर्ट किया, पॉलिटिकल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, उनको अटेंड किया। ठीक है, अपने अपने एसोसिएशन बनाए। हाउएवर दे वर डिनाइड वोटिंग राइट्स, तब तक उनको डिनाई किया जा रहा था कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे। दे कुड नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और ना ही वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की वुमेन मेंबर बन सकती थी। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशन थी, जैसे पॉलिटिकल मीटिंग, नो वोटिंग राइट। पॉलिटिकल मीटिंग हो सकती थी पर वुमेन्स के पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। वुमेन वुमेन वर रेवोल्यूशनरी बट नॉट सपोर्टेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एसोसिएशन थे एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के बाहर थे, पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ द 1848 रेवोल्यूशन, क्या अचीवमेंट थी 1848 की रेवोल्यूशन की? Although many revolutions failed immediately, they had lasting effects. Achievements spread democratic ideas. Democratic ideas को spread किया गया. Strengthened nationalism. Inspired future unification of Germany and Italy. Reduced the power of absolute monarchies over time. Key personalities जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, लॉर्ड बैरो सपोर्टेड ग्रीक इंडिपेंडेंस, उन्होंने ग्रीक इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया था। चार्ल्स स्टैंड ओवरथ्रोन इन 1830। लुइस फिलिप citizen king of France, Frederick William IV rejected the German crown। ठीक है, these are some special personalities।
आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हुई, टॉपिक समझ में आया होगा। अभी इसके 2 टॉपिक और रह गए, मतलब 2 पार्ट्स और रह गए, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। वो नेक्स्ट क्लास में मैं अपलोड करूंगी। और मेरी क्लास भी पसंद आई है तो मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और क्लासेस देखने के लिए फॉलो कीजिए @think social study। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।